हेलो एवरीवन, जॉब मंत्रा पे आपका स्वागत है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को ठीक तरीके से कर रहे होंगे। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला विधि कमीशन लॉ कमीशन कब बनाया गया? ऑप्शन है 1834, 1839, 1843 या 1853। तो इसका सही आंसर है 1834। पहला विधि कमीशन लॉ कमीशन कब बनाया गया? 1834 में। अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वो क्या करती थी, समय समय पे चार्टर अधिनियम या अधिनियम पारित करती थी। तो उसी क्रम में 1833 का चार्टर अधिनियम आया था, जिसमें बात की गई थी विधि कमीशन को बनाने की। और इसी को आगे बढ़ाते हुए 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, ये नाम आप याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, कहीं नोट डाउन कर लीजिए, जो फर्स्ट विधि कमीशन है वो क्या हुआ था, गठित किया गया था। तो 1833 के चार्टर अधिनियम में इसका प्रावधान हुआ और 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया। और इस आयोग में जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी होती थी? देखिए, एक अध्यक्ष होता था और 3 सदस्य होते थे। तो कुल मिलाकर इसमें 4 मेंबर होते थे, 4 मेंबर होते थे, जिसमें एक अध्यक्ष और 3 जो होते थे उसके सदस्य होते थे। और ये जो कमीशन था, इस कमीशन का मुख्य कार्य भारत में कानूनों को क्या था, संहिताबद्ध करना था। कानूनों को संहिताबद्ध करना था। और इसी कमीशन के प्रयासों का जो परिणाम निकल के आया था वो ये आया कि इंडियन पीनल कोड 1960 सामने आया। इंडियन पीनल कोड 1960, भारत के जो कानून थे उनको संहिताबद्ध करना। और भारत का ये पहला जो कमीशन था हम उसको डिस्कस कर ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? गवर्नर जनरल कहाँ? भारत का। हमारे ऑप्शन हैं विलियम पिट्स एमहर्स्ट, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव या चार्ल्स मैडकॉफ। हमारा जो सही आंसर है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। किसकी बात करी जा रही है? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की। देखिए, आंसर चेंज हो जाएगा अगर इसी जगह पर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए, लेकिन हमसे पूछा गया है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो इसका सही आंसर है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक क्या थे? वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए, चार्टर अधिनियम 1833 में जो पारित हुआ था, उसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसके द्वारा? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। जो अब तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो अब से क्या हो गए? भारत के गवर्नर जनरल हो गए। तो फिर इस क्रम में जो हमारे विलियम बेंटिक हैं वो क्या हुए? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। एक तो आपको ये फैक्ट क्लियर हो गया होगा कि विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, वही हमसे पूछे गए थे। अब विलियम बेंटिक ने कुछ काम किए हैं, उनके कामों को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, एक तो 1829 में इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा पे रोक लगा दी थी, सती प्रथा। तो सती प्रथा उन्मूलन में इनका योगदान है। कब की घटना है? 1829 की। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत थी वो किसने की? विलियम बेंटिक ने की।
नेक्स्ट हम याद रखेंगे कि इन्होंने क्या किया था, ठगी प्रथा को समाप्त किया था। और ईयर क्या है, 1830। 1830 में क्या किया था, ठगी प्रथा को समाप्त किया था। जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं उससे हमें चार्ल्स मेटकॉफ को भी याद रखना है। चार्ल्स मेटकॉफ ने क्या किया था, चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल का प्रवेश किसके कार्यकाल में हुआ? कब इंट्रोड्यूस हुआ था इल्बर्ट बिल? इसमें हमारे ऑप्शन हैं जॉर्ज रिपन, नेक्स्ट ऑप्शन है थॉमस मैकले, जेम्स डलहौजी, फ्रीमैन, विलिंगडन। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं और इसमें से पूछा गया है कि जो इल्बर्ट बिल था वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब कौन उस टाइम पे थे। तो इसका सही आंसर है जॉर्ज रिपन। जॉर्ज रिपन जो हैं, जॉर्ज रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट बिल जो है वो पास हुआ था। तो हम इसके बारे में जानते हैं। इल्बर्ट बिल कब हुआ था? 1883 में, 1883 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अलग से क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। इसका उद्देश्य था कि भारतीय जो जज थे वो यूरोपीय लोगों के मुकदमे की सुनवाई कर सकते थे। भारतीय जजों को अधिकार मिल गया था यूरोपीय लोगों के मुकदमे की सुनवाई करने का। और इसी वजह से जो यूरोपीय समुदाय था, यूरोपीय लोग थे, वो उन्होंने क्या किया, इस बिल के आने का विद्रोह किया। तो इसके विरोध में जो विद्रोह हुआ था उसको श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत विद्रोह, कहीं आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये जो बिल था उसको बाद में वापस ले लिया गया था। लॉर्ड रिपन को ही विद्रोह के कारण वापस लिया गया था। तो लॉर्ड रिपन के से एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। कितने फैक्ट देखे अभी तक हमने देखा था कि जो जॉर्ज रिपन है, इनके शासनकाल में इल्बर्ट बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका उद्देश्य था भारतीय जजों को यूरोपीय लोगों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार प्राप्त हुआ था। यूरोपीय लोगों ने इसका विरोध किया, विद्रोह किया, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और रिपन को ही भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या, जन्मदाता माना जाता है। कुछ फैक्ट और याद रखने हैं। जो रिपन थे उन्होंने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया था, समाप्त किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया? लॉर्ड रिपन ने। और हंटर कमीशन की नियुक्ति थॉमस मैकले या लॉर्ड मैकले के नाम से इनको जाना जाता है। ये भारत के पहले विधि कमीशन के अध्यक्ष थे। पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। पहले विधि कमीशन के अध्यक्ष, वह हमने देखा था विधि कमीशन में 4 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है, बाकी 3 अन्य सदस्य होते हैं। उसके बाद डलहौजी से हमने जो फैक्ट डलहौजी से याद रखना है वो याद रखना है कि 1853 में भारत की पहली रेलवे लाइन बिछाई। पहली रेलवे लाइन बिछाई कब? 1853 में डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, इसको ठीक से पढ़िए, कौन सा आंदोलन है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। हमारे जो ऑप्शन हैं, फ्रेडरिक चेम्सफोर्ड, ईसाक रीडिंग, एडवर्ड इरविन, आर्कीवेल्ड बेवल। इसका जो सही आंसर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो है एडवर्ड इरविन। इरविन से कुछ और फैक्ट भी याद रखेंगे।
लेकिन हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, दांडी सत्याग्रह। और ये आंदोलन गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 से लेके जो दांडी मार्च हुआ था, दांडी सत्याग्रह हुआ था, वो 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक। तो 1930 में क्या हुआ था, इसी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में। इरविन से कुछ और फैक्ट देखेंगे। देखिए लॉर्ड इरविन जो है, एडवर्ड इरविन, इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1926 से लेके 1931 तक। ये क्या रहे, भारत के वायसराय। इरविन 1926 से लेके 31 तक भारत के वायसराय रहे। और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, जिसको इरविन समझौते के नाम से भी जाना जाता है। ये किसके बीच में हुआ था, महात्मा गांधी और एडवर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ। कब हुआ था, 1931 में हुआ। और जो साइमन कमीशन था वो इरविन के शासनकाल में ही कहाँ आया था, भारत आया था। साइमन कमीशन के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। यहाँ से कोई और फैक्ट, हाँ, बेविल से आप एक फैक्ट को याद रखिएगा, स्टार बना लीजिए। शिमला सम्मेलन 1945 में बेविल के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया। कॉर्नवालिस के द्वारा क्या लाया गया, महलवाड़ी प्रणाली को लाया गया, ये स्थायी राजस्व बंदोबस्त को लाया गया, रैयतवाड़ी प्रथा या जागीरदारी प्रथा। किसकी बात हो रही है, कॉर्नवालिस की बात हो रही है। देखिए कॉर्नवालिस ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, कॉर्नवालिस ने स्थायी राजस्व बंदोबस्त, स्थायी राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा लाया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया। कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड है वो 1786 से लेके 1793, और जो स्थायी बंदोबस्त आया है ये 1793। स्थायी बंदोबस्त कब आया, 1793। ये जो बंदोबस्त है वो जमींदारों के साथ किया गया। ये सेटलमेंट किसके साथ था, जमींदारों के साथ। पूछा जाता है कि किसानों के साथ था या जमींदारों के साथ था, तो जमींदारों के साथ था। ये बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था, जिन्हें भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया था। इसका जो दूसरा नाम है, इसका जो दूसरा नाम है, इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके दूसरे नाम को भी याद रखेंगे कि इसका दूसरा नाम क्या है। कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, 1793 में। किसके साथ था, जमींदारों के साथ था। और जमींदारों को क्या किया गया था, जो भूमि थी उसका स्थायी मालिक बना दिया गया था। बाकी हम देखते हैं जो जागीरदारी प्रथा थी, ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी, ये मुगल काल में इंट्रोड्यूस हुई थी, मुगल काल में। और जागीरदारी प्रथा में क्या होता था कि अधिकारियों को वेतन के बदले में भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था। तो वेतन के बदले भूमि कहाँ दी जाती थी, वेतन के बदले भूमि जागीरदारी प्रथा में दी जाती थी, जो कि मुगल काल में इंट्रोड्यूस हुई थी जागीरदारी प्रथा। स्थायी बंदोबस्त के बारे में हमने देख लिया, 1793 में हुआ, जमींदारों के साथ हुआ, इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से इसको जाना जाता है। और रैयतवाड़ी प्रथा ये दक्षिण भारत में शुरू की गई, दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? इंग्लिश की जो एजुकेशन थी इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, विलियम बेंटिक, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन। किसने स्टार्ट किया था कि इंग्लिश की शिक्षा की स्टार्टिंग किसने करी? तो इसका सही आंसर है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। इनके बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। 1833 का चार्टर अधिनियम या भारत शासन अधिनियम आया था, उसके द्वारा इनको भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। अंग्रेजी शिक्षा की स्टार्टिंग इन्होंने कब की थी? 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया। उच्च शिक्षा का माध्यम किसको बनाया? अंग्रेजी को बनाया। विलियम बेंटिक के कुछ और काम हम पिछली उस क्वेश्चन में भी देख चुके थे, अभी भी एक बार देख लेते हैं। सती प्रथा पर रोक लगाई, कब लगाई थी? 1829 में। ठगी प्रथा पर रोक लगाई या ठगी प्रथा को समाप्त किया कब? 1830 में। विधि आयोग का गठन किया था। विधि आयोग के बारे में भी हमने भी पढ़ा है। तो विधि आयोग का गठन 1834 में। और अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा बनाए जाने की घोषणा कब हुई थी? 1835 में। तो ये सब आप कहीं पे लिख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर करने का सही तरीका यही है कि अगर हमारे पास कोई की पॉइंट है तो हम उसको उठाएं और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट को जो है हम लिख लें, जैसे हमने यहाँ पे किया है। यहाँ से कुछ और फैक्ट देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स, इनके बारे में क्या है? ये कौन थे? ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंतिम इसलिए क्योंकि ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद लॉर्ड रिपन के बारे में हमने अभी पढ़ा है। इन्होंने क्या किया था? भारत में इनको स्थानीय स्वशासन का जनक, इनको क्या बोला जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है। इल्बर्ट बिल पेश किया था, जो बाद में जिसके खिलाफ विरोध हुआ और उसको वापस लेना पड़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा किसके द्वारा बनाया गया? क्वेश्चन का मतलब ये है कि कौन सी वो नीति थी जिसके द्वारा झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो पहला है हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसके बाद है सहायक गठबंधन की नीति, सब्सिडरी अलायंस, मयो का प्रांतीय समझौता, या फिर गंगाधर राव के खिलाफ युद्ध। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप ये दो जो ऑप्शन है इसको ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे। सिर्फ यही दो बचेंगे जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत कुछ याद आएगा। तो जो इसका सही आंसर है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति। हड़प की नीति क्या थी? देखिए, इस नीति में क्या था? दत्तक पुत्र का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। मतलब वो राजा जिनके अपना पुत्र नहीं था, वो कोई पुत्र गोद नहीं ले सकते थे, या उनके गोद लिए हुए पुत्र को वैध नहीं माना जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। तो दत्तक पुत्र के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इसको हड़प की नीति बोलते हैं। किसने इसको स्टार्ट किया था? हड़प की नीति को किसने स्टार्ट किया था? तो जो हड़प की नीति थी वो स्टार्ट करी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो स्टार्ट किया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने इसको स्टार्ट किया। और इसी के तहत 1853 में 1853, आप ईयर भी याद रखेंगे,
इसी नीति के तहत 1853 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। लक्ष्मीबाई के जो पति थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो गई थी और उनके बाद उन्होंने जो दत्तक पुत्र लिया था उसको अंग्रेज़ों ने स्वीकार नहीं किया था। और इसी के विरोध में, मतलब ये जो नीति थी हड़प की नीति, इसी के विरोध में 1857 का विद्रोह, 1857 की जो क्रांति था उसका एक मुख्य कारण ये भी था, क्या? हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ से एक फैक्ट और याद रखते हैं, ये जो सहायक गठबंधन की नीति थी, सब्सिडरी अलायंस था, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसको लॉर्ड वेलेजली ने। इसको कहीं लिख लीजिएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। सहायक गठबंधन की नीति किसने स्टार्ट की? लॉर्ड वेलेजली ने। अगला क्वेश्चन, रोहिल्ला युद्ध किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ? कॉर्नवालिस, वेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग्स या विलियम बेंटिक? रोहिल्ला युद्ध जब हुआ था तो उस टाइम पर कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। जब रोहिल्ला युद्ध हुआ था, तो पहले रोहिल्ला युद्ध के बारे में जानते हैं, कब हुआ था? देखिए, जो पहला रोहिल्ला युद्ध हुआ था, पहला रोहिल्ला युद्ध, ये कब हुआ था? 1774 में हुआ, 1774 में। किस किस के बीच हुआ था ये? रोहिल्लों, मतलब अफ़गानों, और जो अवध के नवाब थे, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, किस किस के बीच में हुआ था? रोहिल्लों और अवध के नवाब के बीच में हुआ था, 1774 में हुआ। और कौन उस टाइम पे गवर्नर जनरल था? वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 1773 से लेके 1785 तक ही भारत का ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। और विलियम बेंटिक के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कहाँ के? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कॉर्नवालिस के बारे में आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। तो उसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि भारतीय सिविल सेवा के जनक, कॉर्नवालिस को क्या बोला जाता है? भारतीय सिविल सेवा का जनक। और अभी हमने पीछे पढ़ा है स्थायी राजस्व बंदोबस्त या फिर स्थायी बंदोबस्त किसने स्टार्ट किया? वो किया था कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा प्रतिस्थापित काउंसिल ऑफ 4 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर गौर कीजिए। वह कलकत्ता काउंसिल के नाम से जाना जाता था। इसकी प्रतिस्थापना गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए की गई थी। तो जो इसका सही आंसर है वो है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके द्वारा जो वॉरेन हेस्टिंग्स की जो शक्तियाँ थीं उनको नियंत्रित करने की कोशिश की गई, उनको नियंत्रित किया गया और इसको कलकत्ता काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एंग्लो अफगान युद्ध किस शताब्दी के मध्य लड़ा गया? एंग्लो अफगान युद्ध, देखते हैं कि एंग्लो अफगान युद्ध कब हुआ था। 1839 से लेकर 1842, 1839 से लेकर 1842 के बीच में पहला एंग्लो अफगान युद्ध लड़ा गया। तो ये शताब्दी कौन सी हो गई? शताब्दी हो गई 19वीं शताब्दी। तो हमारा इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जब ये प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल था।
इस युद्ध में ब्रिटिश जो सेना थी उसको नुकसान हुआ था। अब देखते हैं कि टोटल कितने एंग्लो अफ़गान युद्ध जो है वो हुए थे। तो देखिए 3 एंग्लो अफ़गान युद्ध हुए हैं। प्रथम एंग्लो अफ़गान युद्ध, द्वितीय एंग्लो अफ़गान युद्ध और तीसरा एंग्लो अफ़गान युद्ध। जो पहला एंग्लो अफ़गान युद्ध हुआ है वो 1839 से लेकर 42 के बीच में हुआ। दूसरा 1878 से लेके 80 के बीच में हुआ और तीसरा 1919 में हुआ। आप इनको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की? किसने इंट्रोड्यूस किया था इजारेदारी व्यवस्था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स, जॉन कार्टियर, सर जॉन मैकफर्सन या रॉबर्ट क्लाइव। किसने इजारेदारी व्यवस्था की स्टार्टिंग की? वो है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर ए। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? देखिए 1773 में बंगाल में इसकी स्टार्टिंग की गई। बंगाल में इसकी स्टार्टिंग की गई इजारेदारी व्यवस्था की। किसने स्टार्ट किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्टार्ट किया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अधिक से अधिक भू राजस्व वसूलना, अधिक भू राजस्व वसूलना। और इसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाले जो होता था ठेकेदार, उसको ठेके पे भूमि दे दी जाती थी। और ये जो व्यवस्था थी इसको 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा समाप्त किया गया। और 1793 में, और 1793 में कॉर्नवालिस ने क्या समाप्त किया था? इजारेदारी व्यवस्था, और एक नई व्यवस्था इंट्रोड्यूस की थी जिसको हम पढ़ चुके हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में 1-2 चीज़ें और देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में और क्या है? देखिए इनको बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। तो बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल।